वेलकम टू माय चैनल आओ करो तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th चैप्टर नए साम्राज्य और राज्य। ऊपर के हमने ये जो 10 चैप्टर्स हैं इनको हमने करा दिया है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना 10th चैप्टर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए 11th चैप्टर नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद एक बच्चा है जो राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी। उस राजा को क्या होगा, बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, अरविंद सोचने लगा। यहाँ पे हमें कैसे राजा के बारे में पढ़ेंगे। जो राजा क्या था, सारी राजा की विशेषता तो थी ही, इसके साथ ही साथ वह वीणा बजाते थे और संगीत भी सुनते थे, गाते थे। क्या बताती हैं प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। कौन से राजा की भूमिका अदा करने जा रहा है, समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त ही वो हैं जिनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये समुद्रगुप्त कौन से वंश के राजा थे, तो ये गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा थे। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसे दरबारी कवि हरिशेर द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। जो इनका अभिलेख मिला है उसे किसने लिखा है, हरिशेर ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। ये इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं, इसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। यह एक शब्द संस्कृत शब्द है। ये जो प्रशस्ति है वो कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमीपुत्र सतकर्णी की प्रशंसा के बारे में सुना, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशंसा क्या थी, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखिए योद्धा समुद्रगुप्त है, क्या वाक्य है, जिसकी शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। राजा की प्रशंसा किया जा रहा है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। देखिए राजा कैसे लड़ रहे थे, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदा, नुकीले तीर, इन सारी चीज़ों से वो युद्ध कर रहे हैं, जिससे राजा को जो चोट लगी है, जो घाव लगे हैं, उसके कारण वो राजा अत्यंत सुंदर दिख रहा है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। चलिए देखते हैं कौन सा क्षेत्र है जो हरे रंग से रंगा गया है। देखिए ये वाला क्षेत्र, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हरे रंग से, इसको आर्यावर्त कहते हैं। देखिए हरे रंग से जो क्षेत्र रंगा गया इसको आर्यावर्त कहते हैं। ये देखिए ये क्षेत्र है आपका। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। चलिए तो हमने अभी हरा रंग देखा है, अब हम देखते हैं वहां पे लाल बिंदु कहाँ पे दिखेंगे और कुछ बैगनी और नीले रंग के भी बिंदु मिलेंगे। ये देखिए ये लाल वाला है, ये देखिए लाल बिंदु है जो गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। ये आपको लाल दिख रहा है, उड़ीसा का क्षेत्र और ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र अमरावती। और ये देखिए ये नीले क्षेत्र हैं, ये एरिया अफगानिस्तान, इधर आपका गुजरात, वल्लभी, ये पूरा आपके नीले क्षेत्र हैं।
ये गुलाबी क्षेत्र भी हैं जिनको आंतरिक राज्य कहते हैं। ये जो हर्ष का साम्राज्य था, इधर थानेश्वर में हर्ष था ना, इधर से ये पूरा। तो चलिए देखिए 4 नीतियां कौन अपनाता था। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का हिस्सा है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनको अपने राज्य में मिला लिया था। जो हरा रंग है उसको आर्यावर्त के नाम से जानते हैं और वो 9 शासकों का क्षेत्र था जिनको समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं, जिसको दिखाया हमने, जिन गुप्त साम्राज्य ने जीत लिया था। इन सब ने हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। जो आर्यावर्त का क्षेत्र है वहां पे 9 शासक कर रहे थे जिसको समुद्रगुप्त ने हराया। दक्षिणापथ में 12 शासकों को हराया। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाकों के शासन जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इन्हें श्रीलंका के शासक भी हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनसे किया। तो ये देखिए, ये नीले रंग का है, ये कुषाणों का ये था कुषाणों का। इन्होंने अधीनता स्वीकार की और लोगों को विवाह करके रिश्ता सुधारा। देखिए ये यहाँ पे सिक्के हैं। ये वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त, ये कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए राजा का सिक्कों पर अंकन किसने छपवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। वंशावलियाँ क्या हैं? अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। जो प्रशस्तियाँ हैं किसके बारे में बताती हैं? समुद्रगुप्त के जो दादा हैं, परदादा हैं, पिता हैं, माता हैं, उनके बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी, समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमार देवी। वो कौन से गढ़ की थी? लिच्छवी गढ़ की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिच्छवी गढ़ की थी। और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण किया? तो चंद्रगुप्त ने धारण किया। ये गुप्त वंश के थे। समुद्रगुप्त किस वंश का है? गुप्त वंश का है। और उसकी माँ जो है वो, उनका नाम है कुमार देवी, लिच्छवीगढ़ की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। उसके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराज। तो सबसे पहले क्या होते थे? जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, अधिराज होते थे, महाराजा, राजा। तो सबसे पहले क्या रखते थे? महाराजा, फिर महाराजा, अधिराज, राजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, कौन कौन? कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। इनके विषयों के बारे में और भी जानकारी आपको अध्याय 12 में मिलेगी। तो चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये लोग किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट। चलिए हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र को देखते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबार कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। तो हर्षचरित जो है ये किसकी जीवनी है? तो ये हर्ष की जीवनी है। इसे किसने लिखा है? तो इसको बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन की वंशावली का वर्णन करते हुए राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग, जिनके अनुसार तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे,
पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर का राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो हर्ष कौन थे? अपने पिता के तो बड़े पुत्र नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वो थानेसर के राजा बनते हैं। और जो उनके बहनोई थे वो कन्नौज के राजा थे। और जब उन्होंने वो बंगाल के राजाओं से जब हार गए और उन्होंने मार डाला उन्हें, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया? बंगाल को अपने अधीन कर लिया, आक्रमण किया और उसे जीत लिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो इनकी क्या होती है? पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है, जिसमें हर्ष क्या होता है? हर्ष हार जाते हैं। जो पुलकेशिन द्वितीय था ये कौन था? चालुक्य था। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी, के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। एहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। और पल्लवों की क्या राजधानी थी? कांचीपुरम थी। एग्जाम में पूछा जाता है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर बने। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय के जो भी जानकारी मिलती है वो रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है हमें। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए, पूर्व में भी चलाए और पश्चिम में भी चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। मतलब हर्ष क्या हुआ? दुखी हो गया। हर्ष अब खुशी नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। देखिए पुलकेशिन द्वितीय कितना शक्तिशाली राजा था। उसने कांचीपुरम पर भी आक्रमण किया। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो पल्लव की राजधानी थी। जब यहाँ पे आक्रमण किया तो राजा को क्या करना पड़ा? भाग करके शरण लेना पड़ा। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। दोनों इतना लड़ रहे थे कि आपस में लड़ते लड़ते कमजोर हो गए थे। जब ये कमजोर हो गए तो इनका राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने क्या किया? इन्हें समाप्त करके इन पर कब्जा कर लिया। इनके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए हमने पीछे पढ़ा था ना, पूछ रहा है वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। हमने पढ़ा था ना, वो सातवाहन थे, सतकर्णी था जो तटों पर नियंत्रण करना चाहता था। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेर ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी बने थे। अब क्या हुआ? जो राजाओं का पद है वो आनुवांशिक हो गया है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेर एक दंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। अब देखिए एक ही व्यक्ति कई पदों को संभाल रहा है। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, नगर श्रेष्ठी कौन होते थे? मुख्य बैंकर होते थे, या शहर का व्यापारी होता था, जिसे सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है। सार्थवा, तो सार्थवा कौन थे? व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के
प्रधान जैसे लोग होते थे। ये लोग भी क्या करते थे, वहाँ के प्रशासन में भाग लेते थे। यही लोग मुख्य व्यक्ति होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सोचिए अगर आज किसी जो भी अफसर हैं, अगर उनका पद अनुवांशिक कर दिया जाए तो क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा। सोचिए। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। अब क्या हुआ, ये जो आपका सेना नायक है, ये सेना रखते थे और राजाओं को जो सेना नायक थे ये क्या करते थे, राजाओं को अपनी जो सेना है वो देते थे, किराए पर देते थे, या कहीं भी राजा लड़ाई कर रहा है उसको ज़रूरत पड़ती थी तो अपनी सेना को देते थे। लेकिन राजा क्या करता था, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं देता था। इनके कोई जो वेतन थे वो फिक्स नहीं होते थे। इसके बदले राजा उन्हें भूमि देता था। अब ये धीरे धीरे भूमि पाते पाते बहुत अमीर आदमी हो गए, जिन्हें ही सामंत कहा जाने लगा। और जब ये सामंत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते थे तो ये अलग राज्य की मांग करने लगते थे, अपना अलग राज्य बनाने लगते थे, स्वतंत्र होने लगते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जब उनको लगता था कि अरे राजा थोड़ा सा भी शक्तिशाली, उसकी शक्ति कम हो रही है, दुर्बल हो रहा है, तो उनके पास तो इतना भूमि होता ही था, तो वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए स्वतंत्र होना चाहते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो सभा क्या है, ये ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन है जिसे सभा कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि काम करती थी। जो सभाएं थी क्या काम करती थी, ये एक समितियों के जरिए, एक समिति होती थी, उसके जरिए सिंचाई का काम करती थी, खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम करती थी, सड़क निर्माण करती थी और वहाँ के जो मंदिर होते थे उनकी देख रेख करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई है। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर क्या है, एक ग्राम सभा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। उर क्या था, तो एक ग्राम सभा होने के बात की गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम क्या था, ये व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। तो आप ये जितने भी वर्ड हैं, सभा, उर, नगरम, श्रेणी, सार्थवा, चल नहीं रहा है, देखिए सार्थवा, ये सारे वर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में यही वर्ड्स पूछे जाते हैं, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, पीसीएस हो, इवन यूपीएससी तक के एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। जो राजा थे दुष्यंत और उनकी जो प्रेम कहानी स्टार्ट होती है शकुंतला नाम की एक स्त्री के साथ, उन्हीं से इस कहानी का वर्णन इसी अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजा कर्मचारियों के दुर्व्यवहार
की बात की गई है। ये जो कहानी है उसमें जो राज्य के कर्मचारी हैं वो एक गरीब मछुआरे के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, इसी के बारे में वर्णन है। चलिए देख लेते हैं कहानी क्या थी। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने ही उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। बताइए कौन थे? तो प्राकृत में उपदेश किसने दिया? बौद्ध ने दिया। और छपवाया किसने? अशोक ने छपवाया। चलिए, चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। जो चीनी यात्री फासियान भारत आया हुआ था, ये उस समय उस राज्य के बारे में ऐसे लोगों पे भी लिखा है अपनी बुक में जो उस समय के लोग उन्हें अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना आसान होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते हुए आते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे, सतर्क होकर छू न जाने के डर से किसी भी प्रकार से संपर्क से बचते थे। फाहियान बताता है कि जब भी अछूत लोग उस गांव में आते थे तो एक लकड़ी से ऐसे ड्रम टाइप होता था, उसको बचाते हुए आते थे जो आवाज़ करता था, जिससे उसकी आवाज़ सुन करके लोग सतर्क होकर हट जाते थे, कहीं हमसे टच ना हो जाए। वो अछूत थे। जब एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। बाणभट्ट किसके दरबार के कवि थे? ये बाणभट्ट लिखते हैं, बताइए सोच के किन से दरबार के थे, कमेंट में करके बताइए। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ों जैसे बर्तन, असबाब, जिसे सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले, सब खाने पीने के सामान थे आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए भी लोग चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियाँ जो थी वो हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ और ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे इसकी भी सूची बनाइए। चलिए अन्यत्र देखते हैं। मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। चलिए अरब देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये है अरब आपका, देखिए ये है अरब है फारस की खाड़ी के पास। इधर अरब है, इधर ओमान की खाड़ी है, इधर फारस की खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी, इधर फारस है, इधर कैस्पियन सागर, इधर काला सागर है, इधर भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर है। इन्हीं के बीच में क्या है? ये अरब है। चलिए वापस अपने पेज पे आते हैं। चलिए अरब ढूंढो। अरब को देख लिया हमने। ये मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। ये मरुभूमि होते हुए भी ये क्या यातायात का प्रमुख केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले थे। तो ये बेदुइन कौन थे? ये अरब की एक जनजाति, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। ये बेदुइन जो जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये अरब में पाई जाती है। जो घुमक्कड़ कबीले थे ये घुमक्कड़ी होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे। कैसे? ऊँटों पर, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी क्या कर सकता है? स्वस्थ रह सकता है।
लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। किसने शुरुआत किया? पैगंबर मोहम्मद ने। आज से लगभग 1400 साल पहले कहाँ पे? अरब में ही इसकी शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इसने क्या किया? इस्लाम ने अल्लाह को सर्वोपरि माना, उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी एक अंश दिया गया है। तो जो इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। ईसाइयों का जैसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल था, वैसे कुरान जो है वो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। चलिए वहाँ पे एक अंश दिया गया है, देखते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। कौन लोग ले आए? अरब लोग। अरब लोग पहले ही व्यापार करने आते थे, अब व्यापार के रास्ते वो अपना वो नया धर्म भी लेकर के आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। अरब के सिपाहियों ने 1300 साल पहले सिंध वाले इलाके को, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, उसको जीत लिया था। चलिए कल्पना करो, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा। इसका युद्ध किससे होता है? पुलकेशिन द्वितीय से होता है। पुलकेशिन द्वितीय उस युद्ध में क्या करता है? ये हार जाता है। कहाँ का राजा था ये? थानेश्वर का राजा था। तुम्हारे माता पिता इनके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो कल्पना करो, सोचो। उपयोगी शब्द हैं: प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। इन सब के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, देख लेते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? आज से 1700 साल पहले हुई थी। और हर्षवर्ष का शासन कब था? हर्षवर्धन का 1400 साल पहले था। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।